हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में देखिए मेन दो स्टेप है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के फिर दो पार्ट होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जबकि डार्क रिएक्शन का एक ही है। तो हमें लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो लाइट और डार्क रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती है, जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, वाटर का फोटोलाइसिस, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम सेकंड। इसके साथ आते हैं लाइट रिएक्शन में एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में लेंगे। जो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो जनरल रिएक्शन है, 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कन्वर्ट इनटू C6H12O6 6H2 एंड 6O2। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रॉ मटेरियल है, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन इसके जो है वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए कई बार पूछा जाता है कि किस मटेरियल का रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है, जबकि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण जो है वो एनाबॉलिक और एंडरगोनिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, CO2 और H2 आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। तथा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसे कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। अब देखिए हम इसको ले लेते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट फेज। लाइट रिएक्शन जो है ये हमेशा लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, जब इसको होने के लिए लाइट ज़रूरी है। लेकिन डार्क रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन हमेशा अंधेरे में ही होती है। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, अर्थात ये लाइट की प्रेजेंस या अब्सेंस से प्रभावित नहीं होती, यानी कि लाइट की प्रेजेंस अब्सेंस दोनों में ही हो सकती है। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाएं होती है, इसलिए इसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ATP और NADPH2 के रूप में ऊर्जा उपलब्ध होती है। जबकि डार्क रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो तापक्रम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं और ऐसी रिएक्शन कहलाती है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो एक तरफ है फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक तरफ है बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण का जनरल आइडिया है। ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा ना समझिए कि जो डार्क रिएक्शन है वो हमेशा अंधेरे में ही होती है। डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो जनरल रिएक्शन है, पहले ये रिएक्शन मानी जाती थी कि 6CO2 और 6H2 कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6 प्लस O2। तो इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकल रही है वो किससे निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है, और वाटर के साथ कार्बन जुड़कर सीधा ही शुगर बना रहा है। लेकिन CB वॉन नील नामक साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और अन्य प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया का आपस में अध्ययन किया, इनकी कंपेयर की। तो देखिए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो CO2 की जगह यूज करते हैं, CO2 की जगह तो CO2 ही लेते हैं, लेकिन वाटर की जगह वो लेते हैं H2S। तो अब वहाँ पे ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर निकले। यदि ऑक्सीजन CO2 से निकलती तो दोनों में ही ऑक्सीजन का निष्कासन होना चाहिए था, क्योंकि CO2 तो दोनों ही बैक्टीरिया में आती है। लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स एक जगह H2O था, एक जगह H2S था। तो जहाँ पे H2O था वहाँ पे ऑक्सीजन निकली, जहाँ पे H2S था वहाँ पे सल्फर निकली। इन दोनों का कंपेयर करके CB वॉन नील ने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है उनमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो है वो वाटर से होता है। ठीक है। फिर इसी चीज़ को र्यूबेन और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 का यूज़ करते हुए ये बताया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकलती है। उन्होंने ऐसा वाटर लिया जिसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव थी, और जो फिर उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन निकली है वो भी रेडियो एक्टिव है। तो इसका मतलब
इससे ये सिद्ध होता है कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट ने भारी ऑक्सीजन युक्त जैसे रूबेल ने क्लोरेला नामक एल्गी में एक्सपेरिमेंट किया था H2O का O18 लेके। तो ये है फोटोसिंथेसिस और में वाटर से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। फिर उसके बाद में देखिए ये वाटर जो है ये रिड्यूसिंग पावर उपलब्ध करवाता है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ये NADP के रिडक्शन NADPH2 में बनने के लिए हाइड्रोजन देता है। तो ये वाटर के दो काम हो गए। वाटर जो है लाइट रिएक्शन में प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, इसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो यानी कि प्रकाश, लाइसिस यानी टू ब्रेक, यानी प्रकाश की उपस्थिति में वाटर का टूटना फोटोलाइसिस कहलाता है। ये H+ और OH- आयन में टूट जाता है। तो H+ तो NADPH2 के पास चले जाते हैं, जबकि OH जो है वो आपस में मिलकर ऑक्सीजन और वाटर बना देते हैं। लाइट रिएक्शन को ही हिल रिएक्शन कहा जाता है। ये हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में ले लेते हैं। लाइट रिएक्शन जो है प्रकाश फोटोकेमिकल रिएक्शन या हिल रिएक्शन भी कहलाती है। इसके अंदर हमें पढ़ना है लाल पतन यानी रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, देन फोटो फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। तो देखिए आपको एक जनरल आइडिया बताएं तो प्रकाश संश्लेषण में एमरसन नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णी प्रकाश बनाया, जैसे केवल लाल, केवल ब्लू, केवल ग्रीन, ऐसे। तो फिर उन्होंने देखा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था क्लोरेला नामक एल्गी में। इन्होंने देखा कि जब हम 680 नैनोमीटर से ऊंची हाई वेवलेंथ वाली जब रेडिएशन देते हैं तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की यील्ड कम हो जाती है। चूँकि जो 680 नैनोमीटर और उससे ऊपर का जो एरिया है वो रेड जोन में आता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट, यानी कि रेड लाइट में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो एमरसन एनहेंसमेंट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट दोनों की खोज एमरसन ने की थी। रेड ड्रॉप का मतलब रेड लाइट वाला रीजन, यानी कि 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य यदि खाली दी जा रही है तो प्रकाश संश्लेषण की लब्धि कम हो जाती है, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। फिर देखिए दूसरा इन्होंने कहा, जब 680 नैनोमीटर से कम और 680 नैनोमीटर से ज़्यादा दोनों तरंगदैर्ध्य आप एक साथ देते हो, तो जो आपने दोनों अलग अलग देने पर जो आपको फोटोसिंथेसिस की जो लब्धि यानी यील्ड प्राप्त हुई है, एक साथ देने पर उन दोनों के जोड़ से भी ज़्यादा आपको फोटोसिंथेसिस की यील्ड हो रही है। मान लीजिए आपने 680 नैनोमीटर से कम को दिया तो आपको 1 किलो या जो भी 1 ग्राम जो समझ लो शुगर मिल रही है, जबकि 680 से यदि आपने ज़्यादा दिया तो आपको आधा ग्राम शुगर मिल रही है, 1 ग्राम और आधा ग्राम। तो दोनों को जब आप साथ में देते तो आपको कितना मिलना चाहिए था, 1.5 ग्राम्स। लेकिन जब दोनों वेवलेंथ को आप साथ में देते हो तो दोनों के जोड़ से भी ज़्यादा यानी 1.5 से भी ज़्यादा मिल रही है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन का जब एक साथ यानी साइमल्टेनियस एप्लीकेशन किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि जो हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं एमरसन एनहेंसमेंट इफेक्ट। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एमरसन एनहेंसमेंट इफेक्ट। फिर देखिए हम ले लेते हैं फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम। फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम जनरली एक ही बात है। वास्तव में फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, वो एक ग्रुप बना के रहते हैं। इस ग्रुप को कहते हैं फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम यानी पिगमेंट का ग्रुप, ये 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। आधुनिक विचारधारा के अनुसार एमरसन प्रभाव का कारण यही है कि एक के अंदर जो 680 वाला है, एक के अंदर 700 वाला है, ये भी डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ले लेते हैं पहले फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकंड। वर्णकों के समूह को वर्णक निकाय यानी कि वही उसका जो ग्रुप है
वो हमने ले लिया। वर्णकों का जो सबसे पहले लेते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी कंपेरेटिव स्टडी पूछी जाती है कि कौन सा किस में मिलता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में एक साथ ले रही हूँ। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसमें क्लोरोफिल ए ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल बी कम होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर ए और बी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट में कैरोटीनॉइड ज़्यादा होते हैं तथा फाइकोबिलियंस टोटली एब्सेंट है, जबकि सेकंड में कैरोटीनॉइड्स कुछ होते हैं और फाइकोबिलियंस भी पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है उसके अंदर वेवलेंथ हाई होती है, यानी कि जनरली 680, 670, 690 यानी कि 700 के आसपास। तो 700 यहाँ पे जो क्लोरोफिल का जो मेन अणु होता है, सेंटर जो होता है सिस्टम फर्स्ट का, उसे कहते हैं क्लोरोफिल ए का अणु या क्लोरोफिल ए का 700 अणु, उसे शॉर्ट में कहते हैं P700। तो एक्चुअली P700 क्लोरोफिल का सेंटर है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का एक सेंटर है, क्योंकि इसके अवशोषण जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर पर उत्पन्न होती है। ये जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में काम आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसके अंदर जो आयरन युक्त फेरिडॉक्सिन के समान प्रोटीन भी पाई जाती है, उसे FES प्रोटीन कहते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट P700 सेंटर है, कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, क्लोरोफिल ए ज़्यादा है, बी कम है, फाइकोबिलेंस टोटली एब्सेंट है, साइटोक्रोम F है, साइटोक्रोम B6 है और फेरस अल्फा प्रोटीन है। फोटो सिस्टम सेकेंड की बात करें तो क्लोरोफिल ए बी बहुत बराबर होते हैं, कुछ कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फाइकोबिलियंस भी पाए जाते हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन सेंटर जो होता है वो 680 से कम है, तो इसे 680 कहा जाता है। उसका 700, इसका 680। इसमें क्लोरोफिल ए का एक विशिष्ट अणु होता है जिसे 680 कहते हैं। इसके अंदर Mn पाया जाता है, साइटोक्रोम बी 559, साइटोक्रोम F मिलता है। इसके अंदर Mn की प्रेजेंस जो है वो स्पेशल है, जो कि वाटर के फोटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देगी क्वांटोसोम। पहले ये माना जाता था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट जरूरी नहीं है, केवल आपको पिगमेंट्स का एक छोटा सा ग्रुप भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि पिगमेंट्स का वो स्मॉलेस्ट ग्रुप जो सारी की सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सके, उसे हम कहते हैं क्वांटोसोम, यानी कि मिनिमम ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। तो देखिए सहयोगी वर्णक अणुओं का वह सूक्ष्मतम समूह जो प्रकाश रासायनिक क्रियाएं कर सके, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर इसको स्थानांतरण कर सके, ये क्या कहलाता है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम जो यानी कि जो क्वांटोसोम या प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, उसमें क्या होता है, उसमें लगभग 250 के आसपास क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्वांटोसोम में कितने वर्णक पर्णादित के अणु होते हैं, तो 200 से 230 के आसपास। तो ये क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे लाइट रिएक्शन की साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्टेप। थैंक यू।